हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं स्टडी परचम चैनल पे। और बीएड फर्स्ट ईयर का जो पहला सब्जेक्ट है जिसको हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नाम से जानते हैं, बाल्यावस्था एवं विकास, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है ये सारे यूनिवर्सिटियों में बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, बीएड के कोर्सेज कर रहे हो, चाहे वो देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, एमडीयू हो, सीआरएसयू हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, है ना। यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटियों का नाम डालना पॉसिबल नहीं था, तो जो जो मेरे ध्यान में यूनिवर्सिटी आया मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ना है उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। आप बहुत अच्छे से यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको समझना है और अपने शब्दों में वहाँ लिखना है। अगर किन्हीं बच्चों को नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहाँ से आप किसी भी वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और ये थ्योरी अभी से लेके, है ना, अभी से लेके जहाँ भी आप जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे हर जगह ये थ्योरी पूछी जाती है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इस तरह की तैयारी करो बीएड में कि आप सीटेट या अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं वो आपकी अभी से बेटर हो जाएं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या था। तो आप बने रहिए चैनल पे, स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, समझने में टाइम लगेगा, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्या है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, देखिए, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी किसने? दी थी जीन पियाजे ने दी थी। ठीक है, ये जीन पियाजे है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है जीन पियाजे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को हम हिंदी में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? जीन पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर हिंदी में बोले तो दिया था। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। यानी फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी हम किसे बोलते हैं? जीन पियाजे को बोलते हैं। अगर कोई बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि अभी आप बीएड में हो। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको समझना है कि जो भी डेवलपमेंट हमारे संज्ञान से रिलेटेड है, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारे मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, कैसे कैसे हमारी थिंकिंग चेंज होती है, हमारे सोचने का तरीका चेंज होता है, वही सब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। तो जैसे जैसे हम एज बढ़ती है उस तरह के हमारी थॉट भी चेंज होती है ना। बचपन में हम इलॉजिकल थिंकिंग करते हैं, हमारे हमारे सोचने के पीछे, हमारे बोलने के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम मैच्योर होते हैं, है ना। और एज बढ़ने के साथ हम मैच्योर भी होते हैं और हमारी थिंकिंग भी बदलती है ना, हमारी सोच बदलती है। दैट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में हम इसी चीज़ को पढ़ना है। तो जीन पियाजे ने क्या किया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता कैसे है ना, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे किस स्टेज में किस तरह की थिंकिंग करते हैं, कैसे कैसे उनकी थिंकिंग चेंज होती है। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक थ्योरी डेवलप करी जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, नोन फॉर वर्क ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया चाइल्ड डेवलपमेंट पे, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं?
फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी इनको जनक कहा जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी का, है ना। बच्चों के मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, वहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए अब आपको इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है। कुछ कुछ ऐसे टर्म है जिसको समझने में टाइम लग जाता है ना, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि क्या था, नहीं समझ में आया, लेकिन जब आप 1 या 2 बार इस वीडियो को देखोगे अपने आप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है ये। ठीक है, Piaget believed that children take an active role in learning process, acting much like little scientists, नन्हे वैज्ञानिक, as they perform experiment, make observation and learn about the world। यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। प्याजे का क्या मानना था कि बच्चे क्या है? एक्टिव लर्नर है। बच्चे जब अपने लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर वो एक्टिव होकर अपने लर्निंग प्रोसेस को, अपनी किसी चीज़ को वो सीखते हैं। और प्याजे का मानना था कि बच्चे क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है। लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा था? प्याजे ने बोला था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, क्योंकि वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। हमेशा आप देखोगे कि बच्चे खोजबीन में लगे होते हैं कि कोई चीज़ कैसे होगी, क्यों करेंगे, कुछ ना कुछ वो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों से वो क्वेश्चन एराइज करते हैं, या कुछ भी आप देखोगे छोटे बच्चों को भी ना, कि वो अगर कार से भी खेल रहे हैं ना, तो वो कार के साथ कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? बच्चे क्या होते हैं? लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं प्याजे के अनुसार, है ना। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं, बहुत ही सक्रिय रूप से लर्निंग करते हैं। सक्रिय रूप से अधिगम करने वाले कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, है ना। इसीलिए उनको किसके थ्रू करेंगे? वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को। देखो, कोई भी चीज़, गलत चीज़ बोलो या सही चीज़, बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर उनकी बहुत अच्छी होती है ना। तो समाज के साथ क्रिया करके बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन्होंने और क्या दिया। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया जिसका नाम होता है स्कीमा, है ना। अब सारा गेम इस स्कीमा पर ही है। इनकी थ्योरी का जो भी गेम है, कॉन्सेप्ट है, वो स्कीमा है पर है। आपको अब अगर ये स्कीमा टर्म समझ में आ गया, आपको आधी से ज़्यादा थ्योरी इनकी समझ में आ जाएगी। क्या है स्कीमा? स्कीमा है मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी प्राणी का, किसी भी आदमी का, किसी भी जानवर का, है ना, हम अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, उनके शेप के आधार पर, उनके साइज के आधार पर, उनके लुक के आधार पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। यानी वो देखने में कैसा है, कैसी साइज है, लंबाई कैसी है, चौड़ाई कैसी है, रंग कैसा है, इन सब चीज़ों के आधार पर किसी भी वस्तु का या प्राणी का, जानवर का, हम अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, और वही होता है स्कीमा। जैसे आप पहली बार किसी हॉर्स को देखते हो तो आपको पहले नहीं पता होता है कि ये क्या है, लेकिन अगर कोई आपसे बोल दे कि ये हॉर्स है या घोड़ा है, तो आप एक घोड़े का इमेज अपने माइंड में क्या करते हो? ड्रॉ कर लेते हो। और दोबारा जब उस चीज़ को देखते हो तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये क्या है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, उसके शेप, उसके कलर के अकॉर्डिंग आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन गया है ना, जिसको हम मेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आपके माइंड में फिट हो गया है कि घोड़ा कैसा दिखता है, तो वो होता है स्कीमा। यानी मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड स्कीमा। हर चीज़ का, सोफ़ा कैसा दिखता है वो आपके माइंड में है। दोबारा आप सोफ़ा देखोगे तो आप किसी से पूछोगे नहीं कि ये क्या है ना। टीवी कैसी दिखती है, उसका भी इमेज आपके माइंड में है। तो ये सब आपके माइंड में फिल हो चुका है। जो जो चीज़ें अन्य जिस जैसे समाज के साथ आप क्या करोगे? एक्सपीरियंस करोगे, है ना। बहुत सारी चीज़ों के साथ आप अनुभव करोगे, अनुभव से अपने माइंड में उस चीज़ का इमेज बना लोगे। आपको पता है कि फुटबॉल कैसा दिखता है, आपको पता है कार कैसी दिखती है, आपको पता है कि बल्ब कैसा दिखता है। इन सब चीज़ों का आप क्या कर लेते हो? इमेज अपने माइंड में बना लेते हो। इसी को हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ का इमेज अपने माइंड में क्या कर लेना? ड्रॉ कर लेना, अपने माइंड में उसका स्ट्रक्चर फिट कर लेना, दैट इज कॉल्ड स्कीमा, है ना, किसी भी चीज़ का। तो जैसे आप अपने टीचर का, आपकी टीचर कैसी दिखती है उसका इमेज आपने माइंड में डाल दिया, तो दोबारा आपकी टीचर दिखेगी तो आप इजिली पहचानेंगे, तो मेरी मैम है ना। आप अमिताभ बच्चन कैसे दिखते हैं, उसका इमेज आपके माइंड में है, तो आप दोबारा जब अमिताभ बच्चन का पिक्चर देखोगे या कुछ भी देखोगे तो आप पता, अच्छा ये तो अमिताभ बच्चन है, क्योंकि उसका इमेज आपके माइंड में पहले से है।
घोड़ा कैसा दिखता है, ट्रेन कैसी दिखती है, आपको पता है कि एक ट्रेन जो होती है वो लंबी होती है, बहुत सारे डब्बे होते हैं, इस तरह का इमेज आपके माइंड में है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। अब सारा खेल स्कीमा का है, कैसे किसी के बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सारा इस स्कीमा पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या है, हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, ज्ञान को लेते हैं या उसमें बदलाव करते हैं या उसमें नए ज्ञान को जोड़ते हैं, ये सब स्कीमा के साथ होता है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी जो जिस चीज़ की हमारे माइंड में स्कीमा बनी हुई है और फॉर्मिंग न्यू स्कीमा, इन्हीं सब चीज़ को लेके हमारा क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना। उसी चीज़ का हमने माइंड में स्कीमा बना लिया, फिर उसके बारे में कुछ और जानकारी हमें मिला तो उसमें हमने और ऐड कर लिए कि अच्छा इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसको और ऐड कर लिया। तो स्कीमा को हम एडजस्ट करते हैं यानी बदलते हैं, है ना, और उसमें नए ज्ञान को जोड़ते हैं। उससे हमारा क्या होता है, धीरे धीरे हम दुनिया में के हर चीज़ों के साथ अनुभव करते हुए हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा संज्ञानात्मक विकास, हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, हमारी सोच विकसित होती है, दैट मीन्स, है ना। तो देखिए उनका क्या मानना था कि हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी जीन पियाजे ने क्या बोला, कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, दो प्रोसेस के थ्रू, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है एडेप्टेशन। दो चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया। पहला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या, कि हमारे माइंड में ऑर्गेनाइज्ड वे में हर चीज़ों का इमेज क्या है, जैसे आपको यहाँ पे किसी व्यक्ति का माइंड दिख रहा है तो हर चीज़ का हमने एक अलग अलग एरिया एलोकेट कर दिया है, हर चीज़ का इमेज हमने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बना लिया है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज़ का स्कीमा बना लिया है, दैट मीन्स इमेज का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, हमने सब चीज़ का स्कीमा बना लिया है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है एडेप्टेशन, यानी अनुकूल, यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, क्या होता है, अनुकूलन होता है ना। आप किसी नए सिचुएशन में जाओगे, वो सिचुएशन आपके लिए फैमिलियर नहीं होगी, है ना, उसमें आप उस सिचुएशन में, उस वातावरण, उस माहौल में आप पहले कभी नहीं रहोगे, लेकिन उन सब चीज़ों को आप सीखते हो कि किस तरह से इस माहौल में हमें ढलना है, और धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों को आप छोड़ोगे और नई आदतों को जोड़ोगे। ये सब क्या है, इससे आप क्या करते हो, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यही पियाजे का कहना था। तो उन्होंने एडेप्टेशन में दो ऐसे टर्म दिए जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, और इन्हीं दोनों में फेर बदल करके किसी का भी क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। दैट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास क्या है, डिसइक्विलिब्रियम यानी कंफ्यूजन के स्टेट से इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस की स्थिति में आना। अब ये आपको कॉन्सेप्ट अभी समझने आना है कि कब हम कंफ्यूज होते हैं और कब हम बैलेंस की फॉर्म में आते हैं, तो वो आपको अभी समझ में आएगा। ये दो टर्म आपको याद रखना है, एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, कि किसके अंदर आता है, एडेप्टेशन के अंदर आता है। एडेप्टेशन क्या होता है, हम वातावरण के साथ अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को जब ढालते हैं ना, तो ढालने का दो तरीका होता है, या तो हम एसिमिलेशन के थ्रू ढालते हैं या तो एकोमोडेशन के थ्रू डालते हैं। अब हम समझेंगे कि क्या होता है एसिमिलेशन और क्या होता है एकोमोडेशन, और किस तरह हम अपने आप को इन दोनों प्रोसेस के थ्रू ढालते हैं, ठीक है। और इन दोनों प्रोसेस में जो फेरबदल होता है ना, तो उस प्रोसेस को इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब हमें पढ़ना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। हम कंफ्यूजन की स्थिति में पहुंचते हैं, फिर हम बैलेंस की स्थिति, जब वो चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है तो हम फिर बैलेंस में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, हम सही हो जाते हैं ना। अब कैसे बैलेंस की स्थिति में आती है, सबसे पहले हमने क्या समझा था कि स्कीमा क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो स्कीमा यानी किसी चीज़ का इमेज आपके माइंड में बन गया है ना। तो ये आपने सबसे पहले, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है तो उसने हॉर्स को देखा तो उसके माँ बाप ने बताया, उसे नहीं पता है कि ये हॉर्स है, वो पहली बार हॉर्स को देख रहा है। उसके माँ बाप ने क्या बताया, अभी आपको ये तीनों टर्म क्लियर हो जाएंगे जो अभी हमने पढ़ा। तो उसके माँ बाप ने क्या बताया कि बेटा ये घोड़ा है, हॉर्स है। तो उसने अपने हॉर्स नाम से अपने माइंड में एक इमेज बना लिया कि इसके 4 पैर हैं, ठीक है, इसकी एक पूंछ है और ये ऐसे लंबा दिखने वाला एक क्या है, जानवर है, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद उसने एक और उसी तरह का 2 पैर है, 4 पैर है, जिसके एक पूंछ है बड़ा सा दिखने वाला। तो उसके मन में आएगा ये तो घोड़े की तरह लग रहा है, क्या ये घोड़ा ही है, क्योंकि मैंने घोड़ा तो क्या देखा था, काला देखा था, लेकिन ये जो है ये तो सफ़ेद है, ये तो वाइट है ना। तो पहले बच्चे ने घोड़ा काले कलर का देखा था, उसने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखे थे, घोड़े के 4 पैर हैं, एक पूंछ है, इस तरह का इमेज उसने डेवलप कर लिया था। तो यहाँ पे बच्चा हो गया कंफ्यूज्ड, है ना।
कंफ्यूज्ड हो गया कि अरे यहाँ पे मैंने पता है ना, कन्फ्यूज़न से आप बैलेंस की स्थिति में जाते हो। तो कंफ्यूज हो गया कि मैंने काला देखा तो माँ बाप फिर उसको बताएंगे, ऐड करेंगे उसकी पुराने स्कीमा में। ये पुराना स्कीमा क्या बना हुआ है, पुराना मेंटल स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है कि घोड़ा काले रंग का होता है, उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है ना, और घोड़े की आवाज़ ने कर की होती है, ठीक है। फिर उसके माँ बाप ने कहा कि बेटा घोड़ा सफ़ेद भी होता है, घोड़ा वाइट भी होता है। तो उसने क्या किया, ऐड कर लिया, है ना, इस पुराने स्कीमा में। ये पहले से बना हुआ था, ये प्रीवियस नॉलेज है ना, पूर्व ज्ञान है। और उसमें एक और ज्ञान उसने जोड़ लिया कि घोड़ा काला ही नहीं होता है, घोड़ा भूरा भी होता है, घोड़ा सफ़ेद भी होता है। तो पुराने ज्ञान में जब हम नए ज्ञान को जोड़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी को जोड़ना, उसी को हम कहते हैं नए एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद फिर बच्चा वैसे ही 4 पैर का एक जानवर देखा जो कि घोड़े की तरह ही कुछ दिखता है, और उसका कलर क्या है, सफ़ेद भी है और काला भी है। बच्चा हो गया फिर से कंफ्यूज कि अभी मैंने तो एक या तो काले कलर का घोड़ा देखा था, या तो व्हाइट कलर का देखा था, या तो भूरे कलर का देखा था। तो मुझे पता चला कि घोड़ा भाई इन सारे कलरों का होता है। तो उसने असिमिलेट कर लिया था, नए पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लिया था, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लिया था। अब ये क्या है भैया, तो बच्चा हो गया कंफ्यूज। तो बच्चा फिर भी उसको बोला कि ये तो घोड़ा है। तो माँ बाप ने उसको सही बताया कि बेटा ये घोड़ा नहीं है, ये है गाय और ये है काऊ। तो बच्चा फिर कंफ्यूजन की स्थिति में होगा कि आपने तो बोला था कि काले और लाल रंग का 4 पैर वाला घोड़ा होता है, ये काऊ कहाँ से आ गया। तो माँ बाप ने फिर उसको ठीक किया, कहा कि हर काली और सफ़ेद दिखने वाली चीज़ जो कि 4 पैर है, हर काली और सफ़ेद दिखने वाले जानवर घोड़ा या हॉर्स नहीं होते, ये गाय होते हैं। ये माँ माँ बोलती है और ये ने बोलता है। तो इस तरह से उसने क्या किया, फिर उसने चेंज किया अपने पुराने स्कीमा को, पूर्व ज्ञान को उसने बदला कि हर 4 पैर वाले जानवर, हर सफ़ेद और ब्लैक दिखने वाले, यानी वाइट और ब्लैक दिखने वाले जानवर क्या होते हैं, घोड़ा या हॉर्स नहीं होते हैं। यानी पुराने स्कीमा को बदलना, यानी चेंज करना, मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना, दैट मीन्स कॉल एकोमोडेशन। यही होता है एकोमोडेशन, यानी बदलना, पुराने ज्ञान को समायोजित किया, उसने बदला अपने पुराने ज्ञान को, है ना। तो इस तरह से हम जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है, उसमें हम कुछ जोड़ते हैं, कुछ गलत चीज़ें हमारे दिमाग में आ गई, फिर उसको बदलते हैं कि नहीं हमने गलत इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। जैसे आपके स्कूल का एक कोई टीचर है जो कि स्ट्रिक्ट है ना। आपने आपके सभी के स्कूल में कोई ऐसे टीचर जरूर होंगे कि जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत कड़क टीचर होंगे, है ना। तो आपने अपने माइंड में उनका क्या इमेज बना लिया कि अरे ये सर बहुत स्ट्रिक्ट है ना। तो अपने स्ट्रिक्ट है, अब उन्होंने एक दिन क्लास ले ली और सारे बच्चों को पनिशमेंट दे दी। तो आपके माइंड में एक और स्कीमा डेवलप हो गया कि अच्छा ये स्ट्रिक्ट भी नहीं है, ये पिटाई भी करते हैं। तो आपने एक नए ज्ञान को जोड़ लिया, एक तो वो स्ट्रिक्ट थे, है ना, और ऊपर से वो पीटने वाले भी थे, मारते भी थे बच्चों को। तो आपने पुराना ज्ञान क्या था कि आप जानते थे कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बच्चों के द्वारा सुने थे, आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा। उसके बाद उन्होंने दे दिया पनिशमेंट। अब पनिशमेंट दे दिया तो अब कहे कि अरे भाई ये तो मुर्गा और मुर्गी भी बनाते हैं। तो एक और नया ज्ञान जोड़ लिया। जब आप नए ज्ञान जोड़े उस टीचर के बारे में, तो वो हो गया आपका एसिमिलेशन कि ये स्ट्रिक्ट के अनुसार ये कड़क भी हैं और प्लस में ये तो पनिशमेंट भी देते हैं, मुर्गा और मुर्गी भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब आप उस टीचर के साथ बहुत टाइम तक रहते हो, है ना, और आपको पता चलता है कि ये देखने में, ये दिखते स्ट्रिक्ट है, ये है ऊपर से स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये अंदर से बहुत सॉफ्ट पर्सन है। तो आपने पुराने स्कीमा को चेंज कर दिया कि नहीं, जो मैं सोचता था वो गलत है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, ये किसी न किसी मायने में, किसी न किसी अंदर से ये कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट पर्सन भी है ये। तो आपने चेंज कर दिया। यही तो है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। यानी आप उनके साथ जब बहुत बार मिले, बहुत बार उनसे बातें करी, तो उनके बारे में आपकी थॉट चेंज हो गई, आपकी फीलिंग, आपकी थिंकिंग चेंज हो गई कि नहीं हम तो गलत सोचते थे। तो इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है जिसके साथ हम क्या करते हैं,
मिलते हैं, फिर उसका स्कीमा बनाते हैं, फिर उसमें कुछ नए ज्ञान को जोड़ते हैं, कुछ गलत ज्ञान आ गया है या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ गया है उसको चेंज करते हैं, तो हम कभी कन्फ्यूज़न में भी जाते हैं और फिर बैलेंस में जाते हैं, फिर कन्फ्यूज़न में जाते हैं, फिर बैलेंस में जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्लुवेरेशन, है ना। जिस प्रोसेस के थ्रू एसिमिलेशन एंड रिकमेंडेशन होता है, इन दोनों में बदलाव आते रहता है, चेंज होता रहता है, उसको हम बोलते हैं इक्लुवेरेशन। ठीक है, तो ये था, हमने पियाजे का मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा। एक दो बार और आप इस थ्योरी को पढ़ोगे, है ना, दो तीन बार पढ़ना लगातार, आपको समझ में आ जाएगी ये थ्योरी। तो हमने एडेप्टेशन में दो चीज़ें पढ़ी। अब आपको लिखना है एग्जाम में, क्योंकि आप बीएड कर रहे हो, बीएड में आपको लिखना होता है, समझने से काम नहीं चलेगा। अगर आप समझ गए तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। अब एसिमिलेशन क्या है, यानी आत्मसात करना क्या होता है, एडिंग और मेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। आप ऐड करते हो, जोड़ते हो और बनाते हो नए इन्फॉर्मेशन को, फिट इनटू विथ एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। आप जो पहले से आपके पास ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को जोड़ते हो, ऐड करते हो, नए ज्ञान को बनाते हो, वो होता है एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, समायोजन, यानी आप पुराने ज्ञान को चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, एडजस्ट करते हो, ठीक करते हो, चेंज करते हो, है ना, स्कीमा को और नॉलेज को, वो होता है एकोमोडेशन। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, डिसइक्लुवेरियम से इक्लुवेरेशन की इक्लुवेरियम के प्रोसेस में जाना। प्रोसेस किसको क्या क्या बोलते हैं, इक्लुवेरेशन, यानी यही प्रोसेस आपका स्कीमा को आप चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, फिर चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, ऐड करते हो। तो ये ऐसे प्रोसेस करते हम जीवन के हर स्टेज में आगे बढ़ते हैं और बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण इसी तरह से करता है। ठीक है, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में लिखने को आएगा, है ना, वो आता है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी जीन पियाजे ने ना बच्चों का, किस तरह से बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कैसे बच्चे जैसे जैसे एज बढ़ती है उनके ज्ञान का निर्माण होता है, उन सब चीज़ों को बताने के लिए उन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे, है ना, 4 चरण दिए थे। किसने दिए थे, जीन पियाजे ने दिए थे। क्या दिए थे वो, क्या 4 चरण थे वो थे, पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको संवेदी पेशीय यानी 0 से लेके 2 ईयर का एज होता है। आप इंग्लिश में याद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम बोलते हैं, पहले स्टेज को बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। और इस स्टेज में किस उम्र के बच्चे आते हैं, 0 से लेके 2 ईयर वाले बच्चे इस स्टेज में आते हैं। दूसरा उन्होंने दिया था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको पूर्व संकीर्णात्मक अवस्था बोलते हैं। इसमें आते हैं बच्चे 2 से लेके 7 साल वाले बच्चे आते हैं। तीसरा उन्होंने दिया था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम मूर्त संकीर्णात्मक अवस्था बोलते हैं। इसमें कौन से बच्चे आते हैं, 7 से लेकर 11 साल के बच्चे इसमें आते हैं। और सबसे आखिरी में आता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी अमूर्त संकीर्णात्मक अवस्था, 12 साल से ऊपर वाले बच्चे इसमें आते हैं। ठीक है, अब हर स्टेज का आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है कि किस एज के बच्चे किस तरह से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे यही देखना है। यानी आपको सबसे पहले याद रखना है कि जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी। वो स्टेजेस किस पर थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने 4 चरण बताए। कौन कौन से, ये चारों चरण आपको लिखने होंगे और चारों चरण को एक एक करके डिस्क्राइब करना होगा आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके चारों चरणों के कैरेक्टरिस्टिक के, किस उम्र के बच्चे क्या करते हैं, किस तरह से समाज से अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। एज ग्रुप याद रखिएगा, है ना, एज आपको याद रखना है। सेंसरी मोटर स्टेज वाले बच्चों का एज क्या होता है, 0 से लेके 2 साल वाले बच्चे इसमें आते हैं, यानी 0 से लेके 2 ईयर बच्चे आते हैं। इसका नाम होता है संवेदिक पेशीय, है ना, इसका नाम है। यानी सेंसरी मोटर का मतलब क्या होता है, बच्चे अपने सेंसेस का, जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स होती है ना, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, इन सब चीज़ का यूज़ करके बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और किसी भी चीज़ को सीखते हैं। अपनी सेंस का, अपनी आँखों का यूज़ करके, अपने कान का यूज़ करके, ये सब बच्चे कोई भी चीज़, अगर 0 से लेकर 2 साल के बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ बोली है, अगर उन्होंने अच्छे से सुन लिया तो उस चीज़ को वो सीख जाते हैं, उस चीज़ को वो रिपीट करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले इस स्टेज में रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो इंड होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इंड का मतलब होता है, जैसे ही बच्चे 2 साल तक की उम्र में जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया का अंत। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, जैसे आप किसी छोटे बच्चे है जो 2-3 महीने का बच्चा है, उसके उसने अगर अपने हाथों को ऐसे, उंगलियों को ऐसे खोल के रखा और आप अपनी जगह उंगली उनके पास रखोगे तो अपनी वो क्या कर लेंगे, वो मुट्ठी बंद कर लेंगे।
तो वो अपने आप होता है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप होती हैं, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, है। तो यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं वो कभी नहीं एंड होता है, जैसे आपकी आंखों के पलकों का झपकना, है ना। आपकी आंखों की पलकें अपने आप झपकते रहती है ना, अपने आप बंद होती है ना। तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा होता है, ये इसमें बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बच्चे डेफर्ड इमिटेशन करते हैं, यानी स्थगित नकल। डेफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है स्थगित नकल। इमिटेशन का मतलब ही होता है नकल। अब डेफर्ड इमिटेशन का मतलब क्या होता है कि आप बहुत सारे छोटे बच्चों को देखे होंगे, या बेसिकली लड़कियों को आपने देखा होगा कि वो जब मदर नहीं होती हैं, डेफर्ड यानी छिप के इमिटेशन, छिप के यानी छिप के नकल करते हैं, सामने नहीं करेंगे। जैसे लड़कियां घर घर खेलती हैं, घर घर खेलती हैं ना, तो आपने छोटी बच्चियों को देखा होगा, जो 0 से लेके 2 ईयर वाले बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, कोई मम्मी बन जाती हैं, है ना। जैसे मम्मी डांटती हैं किसी को, तो उस तरह से डांट के दिखाएंगी। कभी कभी वो आप देखोगे किचन में जाके ना, वो कढ़ाई और ये लेके वो इस तरह चलाती है, और वो इस तरह का शो करती है कि जिस तरह से मम्मा खाना बनाती है, मैं भी खाना बना रही हूँ, है ना। उस तरह का बिहेव करती है, इमिटेट करती है अपनी मदर की तरह। बहुत सारे बच्चों को, लड़कों को आपने देखा होगा कि जैसे फादर सेविंग करते हैं ना, तो अगर सेविंग किट गलती से उन्हें मिल गई, तो वो उसी तरह से सेविंग करके दिखाते हैं कि मैं भी सेविंग कर रहा हूँ अपने फादर की तरह। उसी को बोलते हैं डेफर्ड इमिटेशन, ठीक है। उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं बच्चे, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। यानी अगर आपने टेबल पे एक गर्म दूध रख दी, है ना, तो बच्चों का क्या रहेगा ना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब उनका यही पर्पस होगा कि जल्दी से जाके उस दूध के पतीलों को छूना, है ना। उनका यही पर्पस रहेगा। किसी भी तरह अगर आपको इस तरह बच्चे के पास पानी गिर रही है ना, तो बच्चे उत्सुक हो जाते हैं, दौड़ते हुए जाएंगे कि किसी भी तरह इस पानी को छूऊं, इसके अंदर कूदूं। तो ये होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चे करते हैं। मतलब उन्होंने माइंड में ये कर लिया कि मुझे ये करना है, तो वो करते हैं। यहाँ पे आके वो पानी के साथ खेलेंगे। अगर दूध का पतीला रख दिया टेबल पे, गरम दूध का, तो वो आएंगे, छुएंगे, है ना। और छूने के बाद जब उन्हें गरम लगेगा तो वो छोड़ देंगे। तो वो फिर उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया कि नहीं ये तो गरम है, तो वो फिर छोड़ देंगे। आगे से फिर वो उस चीज़ को नहीं छुएंगे, लेकिन वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने के लिए उत्सुक रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। अब एंड ऑफ डेवलप एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। अब इस स्टेज के लास्ट तक, यानी 2 साल तक बच्चे आते आते, इस स्टेज वाले बच्चे 0 से लेकर सारे बच्चे आ जाएंगे, जो भी जिसकी एज 0 मंथ से लेकर 2 साल के सारे बच्चे इसके अंदर आते हैं। तो जैसे ही बच्चे 2 साल की उम्र में आएंगे ना, तो बच्चों का क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है, यानी वस्तु स्थायित्व डेवलप हो जाता है। वस्तु अस्तित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, जैसे आप बच्चों का कोई खिलौना छिपा दो। जैसे बच्चा कोई खिलौना खेल रहा है, ठीक है, और खिलौने के साथ खेल रहा है, उस खिलौने को अगर आप छिपा दोगे, तो बच्चे के माइंड में ये रहेगा कि नहीं, वो खिलौना अभी यही था और किसी ने छिपाया है। बच्चे उस चीज़ को भूलते नहीं हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, उसे पता रहता है कि ये वस्तु यही थी, कहीं किसी ने छिपाया है। लेकिन अगर आप 1 साल के बच्चों से कोई खिलौने को आप छिपाओगे, तो उस एज तक ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं होता है, और वो उस चीज़ को भूल जाते हैं, है ना। तो एट द एज ऑफ 2 ईयर बच्चों की ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व क्या होती है, रेडी हो जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा स्टेज क्या है हमारा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको पूर्व संकीर्णात्मक अवस्था बोलते हैं। एज याद रखिएगा, 2 से लेकर 7 साल वाले बच्चे इस ग्रुप में आते हैं। यहाँ पे बच्चों की जो रीजनिंग होती है, तर्क करने की क्षमता होती है, वो लॉजिकल नहीं होती है ना। थिंकिंग इज नॉट लॉजिकल, लॉजिक नहीं बता पाते हैं बच्चे, किसी किसी चीज़ का कुछ और कारण बता देंगे, है ना। तो उन्हें बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग बच्चे नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। 2 से 7 साल के बच्चे अभी अभी 2 साल के बच्चे अभी स्कूल में प्रवेश भी नहीं करते हैं। अप्रॉक्स एज अगर देखा जाए तो 3 साल में बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, प्री प्राइमरी एज में। तो अभी तो घर में ही है। धीरे धीरे उनकी क्या होती है, तर्क बढ़ेगी। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का भी अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ है, तो वो लॉजिक कैसे लगाएंगे, है ना। तो बच्चे इलॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, तर्क नहीं बता पाते हैं किसी भी चीज़ का। तार्किक क्षमता डेवलप अभी नहीं हुई रहती है बच्चों की, है ना। एनिमिज्म वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी निर्जीव चीजों को सजीव समझना। अब क्या होता है कि बच्चा अगर जा रहा है ना, कहीं से, अगर बीच में टेबल रखा है, और अगर उस टेबल से गलती से बच्चे को चोट लग गई,
तो बच्चा उस टेबल को बहुत मारेगा, है ना, कि तुम्हारे कारण मुझे चोट लग गई, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा टेबल को भी क्या समझ रहा है, मनुष्य की तरह ही समझ रहा है। टेबल को समझ रहा है कि ये भी लिविंग है, इसमें भी जान है, इसने मुझे जानबूझ के मारा है। तो वो क्या करता है, पलट के जाके या तो दरवाजे को मारेगा जिससे भी उसे चोट लगी रहेगी, चाहे वो टेबल हो, ग्लास हो, है ना, किसी चीज से उसको मारेगा, इसने मुझे मारा, ले तो तू भी एक थप्पड़ खा, है ना। तो ऑल ऑब्जेक्ट आर लिविंग, बच्चे को सारे ऑब्जेक्ट लिविंग दिखते हैं, स्टेज वाले बच्चे। आपने घर में अगर कोई छोटे बच्चे होंगे तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। यहाँ पे बच्चों की थॉट जो होती है इरिवर्सिबिलिटी होती है। थॉट में इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर बच्चों से पूछा जाए, है ना, बच्चों से पूछा जाए कि बेटा, मतलब वो उल्टा नहीं समझ पाते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को अगर उल्टा करके अगर आप पूछोगे, अगर बच्चों से पूछोगे कि 2+4 क्या होता है, 2 से 7 साल वाले बच्चे को, तो वो बताएंगे 6 होता है, ठीक है, 2+4 6 होता है। लेकिन अगर बच्चों से पूछोगे कि 4+2 क्या होता है, तो वो शायद नहीं बता पाए। यानी कहने का मतलब कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ थॉट, यानी वो नहीं, अगर बच्चे से आपने पूछा कि बच्चा बताओ कि 3 × 9, 9 3 जा क्या होगा, 27 होगा। लेकिन अगर बच्चे को 9 का टेबल नहीं आता रहेगा तो 9 × 3 पूछोगे तो वो नहीं बता पाएंगे। यानी इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, वो उल्टी चीज़ों को नहीं बताएंगे। अगर बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारी कोई बहन है, तो बोलेगा हाँ मेरी एक बहन है, अगर 2 भाई बहन है तो, है ना। तो अगर पूछोगे कि अच्छा उस बहन की कोई अगर भाई है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि भाई तो वो खुद है, लेकिन वो इरिवर्सिबिलिटी है उसके थॉट में, वो उल्टी चीज़ें नहीं बता पाएगा। बच्चे से अगर पूछा जाए कि बच्चा तुम घर से स्कूल जा सकते हो, बच्चे को घर से स्कूल का रास्ता तो पता होगा, लेकिन अगर फादर छोड़ आते हैं कि जाओ तो स्कूल चले जाओ, है ना, लेकिन अगर फादर बोलेंगे कि तुम स्कूल से घर आ जाओगे, तो वो बोलोगे कि नहीं मुझे रास्ता नहीं पता है। तो वो उल्टी चीज़ें बच्चे नहीं बता पाते, है ना। बच्चे ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, यानी अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित का मतलब क्या होता है कि बच्चों को क्या लगता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसी पूरी दुनिया सोचती होंगी। हम जब भी सोचते हैं सही सोचते हैं, है ना, हम कभी गलत नहीं सोचते हैं। अहम केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिक। बच्चों से आप कितना भी मना कर दो कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट खानी गंदी बात है, फिर भी बच्चे चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट खाते हैं क्योंकि उन्हें पता है, तो उनके माइंड में ये ईगोसेंट्रिज्म आ चुका है, हम केंद्रित कि नहीं चॉकलेट अच्छा होता है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत सोचते हैं, है ना। तो ईगोसेंट्रिज्म होता है। एक बहुत बड़ा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है सैनिट्रेशन। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे बच्चे सिंबल को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं आप एप्पल का आप अगर इमेज बच्चे को दिखाओगे तो बच्चे आराम से पहचान जाएंगे कि एप्पल है, क्योंकि एप्पल का इमेज का सिंबल उसके माइंड में आ गया है ना। उसको पता है कि 5 कैसे लिखेंगे, तो वो सिंबलिक इमेज को बच्चे अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी सिंबल का ज्ञान कब होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, है ना। तो हम बात कर रहे थे सेंट्रेशन की, यानी केंद्रीकरण, है ना। तो यहाँ पे सेनिट्रेशन रहता है बच्चों का, जो बच्चे की थॉट रहती है ना, वो उसमें सेनिट्रेशन रहता है। कैसे रहता है, सेनिट्रेशन क्या है उसको हम समझेंगे। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, सेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज के एक पहलू को देखते हैं, एक पहलू को देखते, एक एस्पेक्ट को देखते हैं। कैसे, उदाहरण के लिए एक बच्चा केवल दिखने के आधार पर सोचता है कि लंबी पतली गिलास में छोटे चौड़े गिलास की तुलना में अधिक पानी है, भले ही वास्तव में पानी की मात्रा समान हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर इस उम्र के बच्चों के पास अगर ये 2 ग्लासेस रख दी गई, ठीक है, 2 ग्लासेस रख दी गई या दोनों में जूस हमने डाल दिया, दोनों में मान लीजिए हमने क्या किया, हमने 20 मिलीलीटर ऑफ क्या रख दिया, दोनों में क्वांटिटी सेम है ना, दोनों में क्वांटिटी सेम है, 20 मिलीलीटर दोनों में हमने जूस डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया। लेकिन ये जब पतली गिलास है इसमें तो ऊपर तक जाएगी ना, और इसमें चौड़ी है तो ये नीचे ही तक रह जाएगी। तो अगर बच्चे से पूछा जाएगा कि बच्चा बताओ कि तुम्हें कौन से ग्लास ज़्यादा लग रही है या कौन से जूस तुम लेना पसंद करोगे, तो बच्चा हमेशा इसको टिक करेगा। क्यों टिक करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको ऊपर तक उसकी हाइट दिख रही है ना, और उसको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, जो इसमें इस ग्लास में जो है जूस ज़्यादा है, उसको क्या लगेगा कि इस ग्लास में जूस ज़्यादा है और इसमें क्या है
कम है। क्यों लगेगा? क्योंकि वो सिर्फ लंबाई को देख रहा है, वो चौड़ाई को नहीं देख रहा है, यानी उसका ध्यान सिर्फ हाइट पर है। वो दो तरीके से नहीं सोच पा रहा है, बस एक तरीके से वो सोच पा रहा है। उसको बस क्या दिख रही है? हाइट दिख रही है, लंबाई दिख रही है, उसको चौड़ाई नहीं दिख रही है। यानी बच्चे का यहाँ पे जो थॉट होता है वो सेनिट्रेशन होता है, केंद्रीकरण होता है। बच्चे दो तरीके से नहीं सोच पाते हैं, बस एक पहलू को देख पाते हैं। यहीं पर यही यहाँ पे उदाहरण में लिखा हुआ है कि एक बच्चा केवल दिखने के आधार पर सोचता है कि लंबे पतले ग्लास में छोटे चौड़े ग्लास की तुलना में अधिक पानी या जूस होता है, भले ही वास्तव में पानी की मात्रा समान हो। है ना? समझ में आया सैनिटेशन ऑफ थॉट? और यही चीज आपके अगले स्टेज में बच्चे की डेवलप हो जाती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट स्टेज देखेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष के बच्चों की अवस्था है, जिसको मूर्त संकीर्णात्मक अवस्था कहते हैं। एज ग्रुप याद रखिएगा, 7 से 12 साल के बच्चे हैं। अब यहाँ पे बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग जो होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। लॉजिकल थिंकिंग का स्टार्ट होने का मतलब है बच्चे लॉजिकली बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, बच्चों को तर्क लगाने आता है, बच्चों की रीजनिंग डेवलप हो जाती है। कब किन चीज़ों पर रीजनिंग डेवलप होती है? जब वो कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीज़ें, यानी कोई ऐसी रियल चीज़ को देख के वो किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर पाते हैं। है ना? लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट विद दिस पीरियड, यानी तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है इस पीरियड में। है ना? चिल्ड्रन नीड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट एंड रीच कंक्लूजन। अगर बच्चों के सामने कोई चीज़ रख दी गई तो बच्चे उसको बहुत अच्छे से देख के डिस्क्राइब कर सकते हैं, बच्चे बहुत अच्छे से देख के उसके बारे में बता सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। है ना? लेकिन वो चीज़ें कैसी होनी चाहिए? कॉन्क्रीट होनी चाहिए, यानी उसके सामने वो चीज़ें होनी चाहिए। है ना? उसको देख के, छू के वो उसके बारे में बता सकते हैं, उसके बारे में उसका प्रिंसिपल, उसका नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चे बता सकते हैं। बच्चे यहाँ पे लॉजिकली थिंकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन फाइंड चिल्ड्रन ऑफ दिस स्टेज सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स एंड फिंगर। बच्चे यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ब्लॉक्स के हेल्प से, फिंगर के हेल्प से। है ना? तो यहाँ पर बच्चों की तार्किक सोच शुरू हो जाती है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये जो बच्चे होते हैं वो लेटर चाइल्डहुड में आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ना स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो लेटर चाइल्डहुड में ये बच्चे आते हैं। इनकी लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, तार्किक सोच यहाँ पे बढ़ जाती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, इससे पहले इरिवर्सिबिलिटी थी। इससे पहले वाला जो स्टेज था जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, तो उसमें क्या था? बच्चे की रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट नहीं थी, बच्चे उल्टा नहीं सोच पा रहे थे। हमने पूछा ना कि बच्चों से पूछोगे कि स्कूल जाने का रास्ता पता है, तो हाँ, लेकिन बच्चों से अगर पूछोगे कि स्कूल से घर आने का रास्ता पता है, तो बोलेंगे नहीं। तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। इस एज के बच्चे स्कूल का भी रास्ता पता होगा, स्कूल से घर से स्कूल जाने का और स्कूल से घर आने का, दोनों रास्ता बच्चों को पता होगा। अब इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था? केंद्रीकरण था, सैनिट्रेशन था। अब यहाँ पे डी सैनिट्रेशन आ जाता है, यानी विकेंद्रीकरण आता है, यानी कंजर्वेशन पावर है बच्चों की यहाँ पे डेवलप हो जाती है। अब इस एज के बच्चों को दोगे ना कि बताओ किस ग्लास में ज़्यादा जूस है, तो बच्चे बोलेंगे दोनों में बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों तरीके से देख रहे हैं कि अच्छा इसमें ऊपर तक है तो इसमें नीचे तक है, क्योंकि ये तो चौड़ी है तो इसीलिए ये नीचे तक रह गई है, और ये लंबी है इसीलिए ऊपर तक चल गई है। तो बच्चे दोनों चीज़ों को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं ना। यहाँ पे बच्चों की क्लासिफिकेशन थॉट यानी वर्गीकरण शक्ति डेवलप हो जाती है। क्लासिफिकेशन थॉट का मतलब क्या होता है? कि बच्चे चीज़ों को वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत करते हैं। कैसे? अब बच्चों के पास बहुत सारे जानवर के, आपने बिल्ली, कैट, है ना, कैट हो गया, डॉग हो गया, लायन हो गया, पिकॉक हो गया, सारे एनिमल का नाम अगर लिख दो या पूछो तो वो इजीली क्या करेंगे? वर्गीकृत कर देंगे कि ये जो है बर्ड है, ये एनिमल वाइल्ड एनिमल है कि जो कि जंगल में रहते हैं, ये जो है डोमेस्टिक एनिमल है, ये घर में रहते हैं। तो वो इजीली क्लासीफाई कर देंगे। उन्हें पता होगा कि अगर बहुत सारे ब्लॉक्स उनको दे दिया गया अलग अलग शेप के, तो ईजिली वो क्या करेंगे? क्लासीफाई करके ट्रायंगल को अलग रख लेंगे, सर्कल को वो अलग रखते हैं, है ना, और रेक्टेंगल को वो अलग रख लेंगे। उन्हें पता रहता है, क्लासिफिकेशन स्किल डेवलप होती है। बच्चे सीरिएशन कर पाते हैं। सीरिएशन का मतलब है क्रमबद्धता कर पाते हैं, यानी किसी भी चीज़ को बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों में डेवलप होता है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना, अंतर करना, समानता और असमानता का बदलाव, सही गलत और उचित अनुचित विधि
करना आदि सीख लेते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज पियाजे ने बताया था। जीन पियाजे क्या थे? कॉग्निटिव, क्या थे? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उन्होंने थ्योरी दी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, रचनावादी थे, है ना। जीन पियाजे क्या थे? रचनावादी थे। उनका क्या, रचनावादी लोग क्या मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? 12 साल से ऊपर वाले बच्चे होते हैं, जिसको अमूर्त संकीर्णात्मक अवस्था हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, अमूर्त सोच विकसित हो जाती है। अब वे अमूर्त और काल्पनिक विचारों के बारे में सोचने में सक्षम होते हैं, जो कई समाधानों या संभावित परिणामों की ओर ले जाते हैं। पियाजे ने इसे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कहा था। याद रखिएगा, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? जब आप किसी ऐसे चीज को भी सोच ले रहे हो जो आपके सामने नहीं है, आपकी कल्पना का, आपका इमेजिनेशन पावर, यानी काल्पनिक विचार आप कर पा रहे हो। आप अमूर्त चीज जो आपके सामने नहीं है उसके बारे में भी आप डिस्क्राइब कर पा रहे हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जा रही है, आपकी डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जा रही है, आप हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, आप परिकल्पना बना रहे हो, अलग अलग तरीके से सोच रहे हो, है ना। आप क्या कर रहे हो? डिडक्टिव थिंकिंग का मतलब है कि एक प्रश्न है, उसके अलग अलग तरीके से आप उत्तर दे पा रहे हो। लिटिल साइंटिस्ट यहाँ पे साइंटिस्ट बन जाते हैं। लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को कहा था ना पियाजे ने, तो यहाँ पे लिटिल साइंटिस्ट साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो ये सब था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर्मल बच्चे से अगर कुछ बच्चे को अगर आप बोलोगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहे, जैसे वर्ड प्रॉब्लम दे दोगे, है ना, वर्ड प्रॉब्लम, तो बच्चे वहाँ पर पढ़ कर दिमाग में वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपने माइंड में इमेजिनेशन के थ्रू, हाइपोथेसिस के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 साल से ऊपर वाले बच्चों में ये सब चीज़ डेवलप हो जाती है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किससे रिलेटेड है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज से है। तो आपको लिखना कैसे? ऐसे पॉइंट बना के लिखना है ना। डिडक्टिव थिंकिंग, बच्चे अलग अलग दिशाओं में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पे शिक्षा पे प्रभाव यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो पियाजे की थ्योरी से एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या मिलता है? खोजपूर्ण शिक्षा पर बढ़ावा देते हैं पियाजे। पियाजे का मानना है कि डिस्कवरी मेथड का यूज करिए क्लासरूम में, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप कराइए बच्चों में। बच्चों को अपने समस्या का समाधान खुद करने दीजिए, है ना। वो करके सीखेंगे तो बहुत अच्छा सीखेंगे। उनका कहना था कि जो बच्चों का विकास होता है वो चरणों में होता है, दैट मीन्स डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी चरण में होता है तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। बच्चों को केवल उन्हीं चीज़ों की वास्तविक समझ होती है जिसे वे स्वयं आविष्कार करते हैं, और जब भी हम उन्हें कुछ जल्दी सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें उन्हें उसे स्वयं पुनः आविष्कार करने से रोकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों को अपने ज्ञान का निर्माण खुद करने दीजिए। पियाजे क्या थे? रचनावादी थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रचनावादी का मतलब है कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उनका मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, समाज में वो क्या करते हैं? वास्तविक चीज़ों को खुद आविष्कार करते हैं, और जिस चीज़ों को वो खुद आविष्कार करते हैं ना, उन चीज़ों को वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन आप फोर्सली किसी चीज़ को आप सिखाओगे ना, तो वो आप क्या करोगे? आप उन्हें रोक रहे हो, उनको एक्सपोजर आप नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? थोप रहे हो। तो उन्हें, वो एक लिटिल साइंटिस्ट है, वो अपना ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। आपको क्या करना है? बस एक्सपोजर देना है। तो क्लासरूम का अगर आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखने को आ जाए, तो अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पियाजे की थ्योरी से अगर आपको आता है, तो आप बोलिए कि खोजपूर्ण शिक्षा पर उन्होंने बढ़ावा दिया, प्रोजेक्ट मेथड पर दिया, एक्टिविटी करके बच्चे सीखते हैं, इस पर उन्होंने बढ़ावा दिया, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में डेवलप करानी है ना। बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाना है, बच्चे एक्टिविटी करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना है आपको। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शिक्षा पर प्रभाव। हम क्यों शिक्षा पर, हम एजुकेशन लाइन में पियाजे की थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एजुकेशन लाइन में आपके एजुकेशन में इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज्ड हुई है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। हमने देखा कि बच्चे सही में बहुत सारी चीज़ों के उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो ज्ञान से, बहुत सारी चीज़ों के साथ एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के थ्रू अपने ज्ञान को ठीक करते हैं, उसमें नई ज्ञान को जोड़ते हैं, है ना।
तो ये थी पियाजे की थ्योरी। आपको बहुत अच्छे से इस अगर आपको समझ में आई होगी तो आप बहुत अच्छे से लिख के आओगे। 2-3 बार इस थ्योरी को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नोर नहीं करना है, रटना नहीं है। रटोगे तो फिर आगे चल के भूलोगे, और फिर जब आपको एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको टीचिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वहाँ पे आप गड़बड़ करके आ जाओगे, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कहीं भी किसी भी टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आ जाओगे, है ना। तो चलिए, फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।